आप लोग तो आज हम लोग फिर से अपना जो मॉडल पेपर है वो सॉल्व करने जा रहे हैं। और आज हम लोग फिर से जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है वो करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो पहला नंबर था, क्वेश्चन नंबर 32 था, ये वाला हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। और इसमें हम लोगों ने दो क्वेश्चन सॉल्व किए थे। एक तो क्वेश्चन था और दूसरा उसके नीचे जो अथवा वाला था वो भी हम लोगों ने कर लिया था। तो अस्थिभंग से क्या तात्पर्य है, अस्थिभंग के प्रकार का वर्णन कीजिए, इसको भी पूरा सॉल्व कर लिया था। और साथ ही अथवा इसके नीचे जो दूसरा दिया हुआ था, श्वसन तंत्र के मुख्य अंग कौन कौन से हैं, चित्र द्वारा वर्णन कीजिए। तो ये वाला जो पूरा दो क्वेश्चन है ये हम लोगों ने पूरा डिटेल सॉल्यूशन इसका देख लिया था। ये सारी चीजें हम लोगों ने कवर कर ली थी। तो आज हम लोग जो बचे हुए दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है दो, वो आज हम लोग पूरा कवर कर लेंगे। और उसमें जो हम लोग अथवा वाला है ये भी करेंगे। 33 नंबर में जो क्वेश्चन है, पारिवारिक बचत से आप क्या समझते हैं, किन साधनों द्वारा बचत को सुरक्षित रखा जा सकता है, किसी एक साधन का वर्णन कीजिए। और इसमें जो अथवा करके दिया हुआ है, जल का संगठन क्या है, जल को शुद्ध करने के उपाय बताइए, तो ये भी करेंगे। और साथ ही प्राकृतिक श्वसन क्रिया क्या है, प्राकृतिक कृत्रिम श्वसन क्रिया में क्या अंतर है। तो पूरा जो पेपर है आज आप लोगों का सॉल्व हो जाएगा। 3 क्वेश्चन बचे हैं, इनको आज हम लोग पूरी क्लास में सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं, पहले क्वेश्चन करते हैं कि जल का संगठन क्या है, जल को शुद्ध करने के उपाय बताइए। तो इसको पहले हम लोग पूरा सॉल्व कर लेते हैं। पहले समझते हैं कि जल होता क्या है। जल मनुष्य के जीवन का अनिवार्य तत्व है, जिसके बिना जीवन संभव नहीं है। संपूर्ण पृथ्वी के 3/4 भाग पर जल विद्यमान है। मानव शरीर में जल की मात्रा 70 से 75% तक होती है, जो आयु के अनुसार घटती बढ़ती रहती है। और ये सारी जो क्लासेस है वो हम लोगों ने डिटेल जो थ्योरी क्लासेस है वो सारी कर ली है। अगर आप लोगों ने इसके पहले की क्लासेस नहीं देखी है, थ्योरी क्लास नहीं देखी है, तो प्लेलिस्ट में जाइए, विजिट करिए। आप लोगों को पूरा जो टॉपिक है वो डिटेल में मिल जाएगा। यहाँ पर हम लोग केवल क्वेश्चन के जो आंसर है वो सॉल्व करेंगे बहुत अच्छे से। अगर आप लोगों को डिटेल में जानना है तो क्लासेस दी हुई हैं, पूरी थ्योरी करवाई गई है, एक एक टॉपिक करवाया गया है, वहाँ पर जाइए, आप लोग डिटेल में बहुत अच्छे से जो चीज़ें हैं वो समझ सकते हैं। यहाँ पर हम लोग केवल क्वेश्चन का आंसर जो जो है उसको सॉल्व करेंगे। तो जो जल है वो मनुष्य के लिए अनिवार्य तत्व है और जल के बिना जीवन संभव नहीं है। मनुष्य के शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है, 70 से 75% तक होती है। और पृथ्वी पर 3/4 भाग जल विद्यमान है, जो आयु के अनुसार जो मनुष्य के शरीर में जल की मात्रा है वो आयु के अनुसार घटती बढ़ती रहती है। आगे है जल का संगठन क्या होता है, इसको भी समझते हैं। जल एक यौगिक है जिसका गठन दो तत्वों हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से मिलकर हुआ है। सर्वप्रथम जल के वैज्ञानिक विश्लेषण का कार्य इंग्लैंड के वैज्ञानिक कैनविस ने किया था। तो जल क्या है, जल एक यौगिक है और ये दो तत्वों से मिलकर बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बना है। और सर्वप्रथम जो जल का विश्लेषण है वो इसने किया था, इंग्लैंड के वैज्ञानिक जो है कैनविस, इन्होंने किया था। जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो जल का रासायनिक सूत्र H2O होता है। और यहाँ पर आप लोगों के बहुत सारे जो एमसीक्यू हैं वो बन रहे हैं। ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है कि जल क्या है, यौगिक है, मिश्रण है, इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो जल क्या है, एक यौगिक है। जल किन दो तत्वों से मिलकर बना है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है प्रीवियस ईयर में। तो जल दो तत्वों से मिलकर बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। और जल की सर्वप्रथम जो जल का विश्लेषण है वो किस वैज्ञानिक ने किया था, तो इंग्लैंड के वैज्ञानिक कैनविस ने किया था। जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ये तो बहुत बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का एमसीक्यू का, तो H2O होता है। जल में हाइड्रोजन की दो तत्व तथा ऑक्सीजन का एक अणु विद्यमान होता है। जल का सूत्र क्या होता है, H2O होता है। H मतलब जो हाइड्रोजन है उसके नीचे टू दो है और O क्या है, सिंगल है, मतलब ऑक्सीजन क्या है, एक है। तो जल में कितने भाग हाइड्रोजन होती है, 2 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग ऑक्सीजन होती है। जल भौतिक तथा शुद्ध रूप में स्वाद रहित, गंध रहित तथा रंगहीन द्रव होता है। जो जल होता है उसका स्वरूप कैसा होता है, शुद्ध जल स्वाद रहित होता है, गंध रहित होता है तथा रंगहीन द्रव होता है। जल का जो शुद्ध जल है उसकी विशेषता क्या है कि वो स्वाद रहित होगा, गंध रहित होगा, साथ ही रंगहीन द्रव होता है। तो जल का जो संगठन है और जल क्या होता है, यहाँ तक हम लोगों ने समझ लिया है। आगे समझते हैं, जल को शुद्ध करने की विधियां कौन कौन सी हैं, किन किन विधियों के द्वारा जल को शुद्ध किया जा सकता है। तो अशुद्ध जल को शुद्ध करने के लिए सामान्य रूप से 3 प्रकार की विधियां अपनाई जाती हैं, जो इस प्रकार हैं।
पहली है भौतिक विधि, दूसरी है यांत्रिक विधि, तीसरी है रासायनिक विधि। तो जल को शुद्ध करने की कितनी विधियां हैं? अशुद्ध जल को शुद्ध करने की 3 विधियां हैं। पहली है भौतिक विधि, दूसरी है यांत्रिक विधि, तीसरी है रासायनिक विधि। तो पहली जो भौतिक विधि है उसको समझते हैं। भौतिक विधियों के अंतर्गत जल को शुद्ध करने के लिए अशुद्ध जल में किसी रासायनिक प्रतिकर्मक आदि को नहीं मिलाया जाता है। इस विधि में केवल भौतिक साधनों एवं उपायों को अपनाकर अशुद्ध जल को शुद्ध किया जाता है। मतलब जो भौतिक विधि है उस विधि में जल को शुद्ध करने के लिए किसी भी प्रकार के रासायनिक जो एजेंट होते हैं उनको नहीं मिलाया जाता है। केवल भौतिक साधनों मतलब जो प्रकृति में जो उपकरण जो मौजूद है उनकी सहायता से ही उनको अपना करके अशुद्ध जल को शुद्ध किया जाता है। तो अब जो भौतिक विधि है उसमें जल को शुद्ध करने की निम्नलिखित विधियां हैं, जिसमें से पहली विधि है अशुद्ध जल को उबाल कर। मतलब जो अशुद्ध जल है उसको उबाल करके शुद्ध करना। जल को उबालने से उसके अधिकांश कीटाणु नष्ट हो जाते हैं, जल में घुली गैसें निकल जाती हैं तथा उनके घुलित लवण अवक्षेपित होकर नीचे बैठ जाते हैं। तो पहली विधि भौतिक विधि की क्या है? उबाल करके शुद्ध करना। जल को उबालने से जल के जो अधिकांश कीटाणु होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, जल में जो गैसें घुली होती हैं वो भी निकल जाती हैं तथा अनेक घुलित लवण अवक्षेपित होकर नीचे बैठ जाते हैं। इस प्रकार जल के अनेक अशुद्धियां दूर हो जाती हैं। उबालने के उपरांत जल को निथार कर अथवा छान कर पीने हेतु उपयोग किया जा सकता है। यह विधि उत्तम है, परंतु इस विधि द्वारा सीमित मात्रा में ही जल को शुद्ध किया जा सकता है। तो पहली जल को भौतिक विधि से शुद्ध करने की विधि कौन सी है? उबाल करके जल को शुद्ध करना। और ये जो विधि है इस विधि में सीमित मात्रा में ही जल को क्या किया जाता है? शुद्ध किया जा सकता है। अगली विधि कौन सी है? दूसरी विधि है आसवन विधि। दूसरी विधि कौन सी है? आसवन विधि। तो आसवन विधि क्या कहती है? इस विधि द्वारा जल को शुद्ध करने के लिए एक साधारण से उपकरण में अशुद्ध जल को जल वाष्प में परिवर्तित कर लिया जाता है। तो आसवन विधि में जल को वाष्प के रूप में परिवर्तित करके शुद्ध किया जाता है तथा जल वाष्प को ठंडा करके पुनः जल के रूप में परिवर्तित कर लिया जाता है। तो आसवन विधि में जो जल होता है उसको शुद्ध करने के लिए जल वाष्प में परिवर्तित किया जाता है और जल वाष्प होती है उसको ठंडा करके पुनः जल में परिवर्तित जो है प्राप्त कर लिया जाता है। इस प्रक्रिया से प्राप्त जल हर प्रकार से शुद्ध होता है और आसवन विधि से जो जल शुद्ध किया जाता है वो हर प्रकार से शुद्ध होता है। इस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त होने वाले जल को विज्ञान की भाषा में अशुद्ध जल कहा जाता है। इस विधि से भी जल सीमित मात्रा में ही शुद्ध किया जा सकता है। तो अशुद्ध जल किसे कहते हैं, ये भी क्वेश्चन बनता है। तो अशुद्ध जल क्या होता है? वह जल जिसमें जल को शुद्ध करने के लिए जलवाष्प में परिवर्तित कर दिया जाता है और साथ ही जलवाष्प को ठंडा करके पुनः जल के रूप में प्राप्त कर लिया जाता है। तो जल को शुद्ध करने की यह विधि कौन सी होती है? आसवन विधि जो है उस आसवन विधि से शुद्ध किया हुआ जल अशुद्ध जल कहलाता है। तो आसवन विधि क्या होती है ये भी हम लोगों ने समझ लिया। अगला है अल्ट्रावायलेट अथवा पराबैंगनी किरणों द्वारा। तो जो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं और पराबैंगनी किरणें इनके द्वारा भी जल को शुद्ध किया जाता है। प्राचीन काल से प्रयुक्त इस विधि में सूर्य के प्रकाश में पाई जाने वाली पराबैंगनी किरणों को जल से गुजारा जाता है, जिससे जल के कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। आजकल यंत्रों द्वारा दूषित जल में पराबैंगनी किरणें डालकर जल को शुद्ध किया जाता है। तीसरा कौन सा है? अल्ट्रावायलेट अथवा पराबैंगनी किरणों द्वारा। तो प्राचीन काल से ही क्या किया जा रहा है? इस विधि से सूर्य के प्रकाश में जो पराबैंगनी किरणें होती हैं उनसे जल को शुद्ध किया जा सकता है और इन किरणों को जल से गुजारा जाता है, जिससे जो जल के कीटाणु होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। और आजकल भी यंत्रों के द्वारा दूषित जल को शुद्ध करने के लिए जो अल्ट्रावायलेट अथवा पराबैंगनी किरणें हैं उनका प्रयोग किया जाता है। अब समझते हैं यांत्रिक विधि कौन कौन सी है। अभी तक हम लोगों ने जानी भौतिक विधि। तो भौतिक विधि में कौन कौन सी आएंगी? पहली है उबाल करके जल को शुद्ध करना, दूसरी है आसवन विधि, तीसरी है अल्ट्रावायलेट या पराबैंगनी किरणों द्वारा जल को शुद्ध करना। यांत्रिक विधि अब हम लोग भौतिक विधि हम लोगों ने देख लिया। समझते हैं जल को शुद्ध करने की यांत्रिक विधियां कौन कौन सी हैं। यांत्रिक विधि के अंतर्गत मूल रूप से अशुद्ध जल को छानकर शुद्ध किया जाता है। यांत्रिक विधि में मूल रूप से क्या किया जाता है? जो अशुद्ध जल होता है उसको छान करके शुद्ध किया जाता है। जल को कपड़े तथा छन्ने कागज से छानकर अशुद्धियों को अलग किया जाता है। अशुद्ध जल को शुद्ध करने वाली प्रमुख यांत्रिक विधियां निम्नलिखित है। तो अशुद्ध जल को शुद्ध करने वाली जो विधियां हैं वो प्रमुख हैं।
पहली है 4 घड़ों द्वारा अशुद्ध जल को छानना। पहली विधि कौन सी है? 4 घड़ों वाली जो विधि है, इस विधि से अशुद्ध जल को शुद्ध किया जाता है। तो 4 घड़ों वाली विधि है, इसका मतलब इस विधि में जल को शुद्ध करने के लिए कितने घड़ों का प्रयोग किया जाएगा? 4 घड़ों का प्रयोग होगा। मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचलित इस विधि के अंतर्गत 4 घड़ों को लकड़ी के स्टैंड पर एक के ऊपर एक रख दिया जाता है। तो इस विधि में क्या होता है? ये जो विधि है मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचलित है और इस विधि में 4 घड़ों का प्रयोग होता है और जो 4 घड़े होते हैं वो लकड़ी के स्टैंड पर एक के ऊपर एक करके रख दिए जाते हैं। ऊपर के 3 घड़ों की तली में एक छिद्र होता है और जो ऊपर के 3 घड़े होते हैं उन 3 घड़ों की तली में एक एक छिद्र कर दिया जाता है। सबसे ऊपर के घड़े में अशुद्ध जल भर दिया जाता है और जो सबसे ऊपर का घड़ा होता है उसमें सबसे अशुद्ध जल जो होता है उसको भर दिया जाता है। दूसरे घड़े में कोयला पीस कर रख देते हैं, मतलब पहला जो घड़ा होता है उसमें अशुद्ध जल जो है वो भरा जाएगा। दूसरे घड़े में कोयले को पीस करके भर दिया जाता है और तीसरे घड़े में ऊपर की ओर बालू तथा नीचे की ओर कंकड़ अथवा बजरी रख देते हैं और जो तीसरा घड़ा होता है उसमें बालू कंकड़ और जो बजरी है वो रख देते हैं और तथा तीसरे घड़े में ऊपर की ओर बालू कंकड़ और बजरी रख देते हैं। प्रत्येक छिद्र में थोड़ी रुई लगा देते हैं और तीनों घड़े जो होते हैं उनके जो जो नीचे तली में छिद्र किया जाता है उसमें थोड़ी सी रुई लगा दी जाती है। इस प्रकार सबसे ऊपर के घड़े का जल धीरे धीरे रोज घड़ों से छनता हुआ नीचे के घड़े में एकत्रित होता रहता है। इस प्रकार से जो 3 घड़े हैं उन 3 घड़ों का जल एक एक करके, मतलब पहले घड़े का दूसरे में, दूसरे का तीसरे में और तीसरे के नीचे जो चौथा घड़ा होता है वो खाली होता है, उसमें कुछ भी नहीं डाला जाता है। उसमें तीनों घड़ों से जो छनकर जल होता है वो एकत्र होता है। इस विधि से जल में तैरती हुई अघुलित अशुद्धियाँ दूर हो जाती हैं तथा जल पीने योग्य हो जाता है। तो इस विधि से क्या होता है? जो जल में घुलित जो अघुलित अशुद्धियाँ होती हैं, जो तैरती रहती हैं, वो दूर हो जाती हैं और जल कैसा हो जाता है? शुद्ध हो जाता है, पीने युक्त हो जाता है। अगली विधि है फिल्टर द्वारा जल का शुद्धिकरण। कौन सी है? फिल्टर के द्वारा जल का शुद्धिकरण। वर्तमान में विभिन्न फिल्टरों में विद्युत चालित वाटर प्यूरिफायर आदि द्वारा जल का शुद्धिकरण किया जाता है। आधुनिक फिल्टरों में पोर्नीसिल के बने बेलनाकार छन्ने लगे होते हैं। इन छन्नों द्वारा अशुद्ध जल को उनकी सूक्ष्म अशुद्धियों तक छान लिया जाता है। नीचे पहुंचा जल टोटी के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। कुछ फिल्टरों को सीधे पानी की टोटी पर लगा करके शुद्ध जल प्राप्त किया जाता है। वर्तमान में विद्युत चालित वाटर प्यूरिफायर अशुद्ध जल को पूर्ण रूप से शुद्ध करने हेतु प्रयुक्त विश्वसनीय साधन है। तो दूसरी विधि कौन सी है? वाटर फिल्टर द्वारा जल का शुद्धिकरण। अब 2 विधियां हम लोगों ने यांत्रिक विधि में कितनी विधि देखी? 2 देखी। पहले कौन सी है? 4 घड़ों वाली विधि और दूसरी कौन सी है? फिल्टर द्वारा जल का शुद्धिकरण। अब देखते हैं कि रासायनिक विधि। रासायनिक विधियां कौन कौन सी है जल को शुद्ध करने की? तो जल को शुद्ध करने की भौतिक और यांत्रिक विधियां कौन कौन सी, ये हम लोगों ने जान ली। और तीसरा जो लास्ट विधि है वो कौन सी है? रासायनिक विधि। इस विधि के अंतर्गत भी काफ़ी विधियां आती हैं, उनको भी देखते हैं। रासायनिक विधि क्या है? रासायनिक विधियों द्वारा जल में घुलित तथा अघुलित दोनों प्रकार की अशुद्धियों का निवारण किया जा सकता है। तो जो रासायनिक विधि है, इस विधि के द्वारा जल में जो घुलित अशुद्धियाँ होती हैं और जो अघुलित अशुद्धियाँ होती हैं, दोनों प्रकार की जो अशुद्धियाँ होती हैं उनको दूर किया जा सकता है। अवक्षेपक रासायनिक पदार्थ ऐसे पदार्थ जो जल में घुलित अशुद्धियों को अघुलित रूप में ले आते हैं, अवक्षेपक कहलाते हैं। मतलब अवक्षेपक रासायनिक पदार्थ कौन से होते हैं? ऐसे पदार्थ जो जल में घुलित अशुद्धियों को अघुलित रूप में ले आते हैं, वे पदार्थ अवक्षेपक कहलाते हैं। जैसे फिटकरी। फिटकरी क्या होती है? एक प्रकार का अवक्षेपक पदार्थ है जो जल में घुलित अशुद्धियों को अघुलित रूप में ले आती है और उनसे जो है जल से उनको बाहर निकालने में क्या करती है? सहायता करती। तो जो फिटकरी है वो क्या है? एक प्रकार का अवक्षेपक पदार्थ है। फिटकरी डालने से जल में निलंबित पदार्थ अवक्षेपित होकर नीचे बैठ जाते हैं। इस जल में थोड़ी मात्रा में चूना मिला देने से जल और शुद्ध हो जाता है और इसी जल में थोड़ी मात्रा में जो चूना है अगर उसको मिला दिया जाए तो जल कैसा हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा। इसके अतिरिक्त निर्मलीय नामक फल भी जल की अशुद्धियों
को अवक्षेपित करने हेतु प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त भी क्या होता है, निर्मली नामक फल होता है। इस फल को अगर जल में डाल दिया जाता है तो वो जल के शुद्धियों को अवक्षेपित करके नीचे तली में बैठा देता है। तो इसका प्रयोग भी जल को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। कीटाणुनाशक रासायनिक पदार्थ, अशुद्ध जल में मौजूद कीटाणुओं को नष्ट करने के लिए इन पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। प्रमुख कीटाणुनाशक पदार्थ निम्नलिखित हैं। अगर जल में कीटाणुनाशक जो कीटाणु है उनको नष्ट करने के लिए जिन पदार्थों का प्रयोग किया जाता है उन पदार्थों को क्या कहा जाता है, कीटाणुनाशक पदार्थ कहते हैं। तो जल में उपस्थित जो कीटाणु होते हैं उनको नष्ट करने के लिए, अशुद्ध जल को कीटाणु रहित करने के लिए जिन पदार्थों का प्रयोग किया जाता है वो जो पदार्थ होते हैं वो कीटाणुनाशक पदार्थ कहलाते हैं। जिनमें पहला है लाल दवा या पोटेशियम परमैंगनेट। क्या है, लाल दवा या पोटेशियम परमैंगनेट। ग्रामीण क्षेत्रों में कुओं एवं तालाबों के जल को कीटाणु रहित करने के लिए लाल दवा का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि कुओं और तालाबों के जल को शुद्ध करने के लिए कौन सी दवा का प्रयोग किया जाता है, तो कौन सी दवा का प्रयोग किया जाता है, लाल दवा या पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग किया जाता है। दूसरा है कॉपर सल्फेट या तूतिया या नीला होता है। इसकी अल्प मात्रा ही जल को कीटाणु मुक्त करने के लिए पर्याप्त होती है। अधिक मात्रा में प्रयोग से इसके हानिकारक प्रभाव हो सकते हैं। तो जो कॉपर सल्फेट होता है अगर उसका ज़्यादा मात्रा में प्रयोग किया जाएगा तो वो व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। तीसरा है ब्लीचिंग पाउडर। बड़े पैमाने पर जल के शुद्धिकरण है तो इसका प्रयोग किया जाता है। सामान्य रूप से 2.5 किलोग्राम ब्लीचिंग पाउडर 1 लाख गैलन जल के कीटाणु मुक्त कर सकता है। मतलब जो ब्लीचिंग पाउडर होता है वो जल के शुद्धिकरण है तो इसका प्रयोग किया जाता है। और सामान्य रूप से 2.5 किलोग्राम ब्लीचिंग पाउडर 1 लाख गैलन जल को कीटाणु मुक्त कर सकता है। बड़ी पानी की टंकियों को कीटाणु मुक्त करने हेतु इसी रासायनिक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। और जो बड़ी बड़ी पानी की टंकी होती है उनको शुद्ध करने के लिए, कीटाणु रहित करने के लिए जो ब्लीचिंग पाउडर होता है उसका प्रयोग किया जाता है। अगला है क्लोरीन। क्लोरीन क्या होती है, क्लोरीन एक प्रकार की गैस होती है। यह एक प्रकार की महत्वपूर्ण कीटाणुनाशक गैस है। प्रायः सभी नगरों में जल आपूर्ति विभाग द्वारा जल को कीटाणु मुक्त करने के लिए इस गैस का प्रयोग किया जाता है। इस गैस को क्लोरीनीकरण कहते हैं। और जो क्लोरीन गैस की जल को शुद्ध करने की क्रिया होती है उस क्रिया को क्या कहा जाता है, क्लोरीनीकरण की जो क्रिया है वो कहा जाता है। तो क्लोरीन क्या है, एक कीटाणुनाशक गैस है। प्रायः सभी नगरों में जल आपूर्ति विभाग द्वारा जल को कीटाणु मुक्त करने के लिए इस गैस का प्रयोग किया जाता है। और क्लोरीन गैस द्वारा जल को शुद्ध करने की जो क्रिया होती है, जल को कीटाणु मुक्त करने की जो क्रिया होती है वो क्रिया क्या कहलाती है, क्लोरीनीकरण कहलाती है। अगला है आयोडीन। आयोडीन क्या है, 200 भाग जल में 1 भाग पोटेशियम आयोडाइड डालने से जल के अनेक कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। तो आयोडीन का प्रयोग भी जल को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। 200 भाग जल में अगर 1 भाग पोटेशियम आयोडाइड डाल दिया जाए तो जल में जो कीटाणु होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है हम लोगों का, जल को शुद्ध करने की जो विधियां हैं वो हम लोगों ने सब कंप्लीट कर ली। अब दूसरा जो इसमें क्वेश्चन है, पारिवारिक बचत से आप क्या समझते हैं, किन साधनों द्वारा बचत को सुरक्षित रखा जा सकता है, किसी एक साधन का वर्णन कीजिए। अब ये वाला क्वेश्चन भी हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो पहला जो जल का संगठन है ये हम लोगों ने पूरा कर लिया है। दूसरा है अथवा करके दूसरा दिया गया है पारिवारिक बचत का अर्थ। पहले समझते हैं कि पारिवारिक बचत होती क्या है, उसके बाद इसके जो विनियोजन की साधन या विधियां हैं उनको जानेंगे। व्यक्ति की आवश्यकताएं असीमित होती हैं। जो व्यक्ति है उसकी आवश्यकताएं क्या होती हैं, असीमित होती हैं। अपने द्वारा अर्जित धनराशि में से वह अपनी व्यक्ति की आवश्यकताएं क्या होती हैं, असीमित होती हैं। और अपने द्वारा अर्जित धनराशि से वह अपनी अनिवार्य आरामदायक तथा विलासितापूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इन आवश्यकताओं की पूर्ति करने के उपरांत यदि कुछ धन बच जाता है तो वो क्या करता है, यदि कुछ धन बच जाता है तो उसकी पूर्ति करने के उपरांत वो क्या करता है, इन आवश्यकताओं की पूर्ति करने के उपरांत यदि कुछ धन बच जाता है तो उस धन को पारिवारिक बचत माना जाता है। तो पारिवारिक बचत क्या होती है, तो पारिवारिक बचत किसे कहते हैं, अतः पारिवारिक आय में से परिवार की वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति के
लिए व्यय करने के उपरांत आय का जो भाग बच जाता है उसे ही क्या कहा जाता है, पारिवारिक बचत कहा जाता है। तो जो मनुष्य होता है वो अपने दिन प्रतिदिन के अनिवार्य, आरामदायक, विलासितापूर्ण आवश्यकताओं को पूरा करने के उपरांत उसके बाद जो धन बच जाता है उसे ही क्या कहते हैं, पारिवारिक बचत माना जाता है। और पारिवारिक बचत को अगर परिभाषा के रूप में एक देखें तो पारिवारिक आय में से परिवार की वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यय करने के उपरांत आय का जो भाग बच जाता है उसे ही क्या कहा जाता है, पारिवारिक बचत कहा जाता है। उदाहरण के लिए यदि किसी परिवार की कुल आय 15,000 प्रतिमाह है तथा वह परिवार अपनी समस्त वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 13,000 खर्च कर देता है तो शेष कितने बचेंगे, 2,000। तो उस परिवार की मासिक बचत क्या कहलाएगी, 2,000 जो रुपए होंगे वो उस परिवार की मासिक बचत कहलाएगी। बचत के विनियोजन के साधन या विधियां, बचत के विनियोजन के साधन या विधियां निम्नलिखित हैं। बचत विनियोजन के समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बचत किसी ऐसी विश्वसनीय संस्था में जमा कराई जाए जिस संस्था में ब्याज दर अधिक हो। तो बचत विनियोजन करते समय ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो बचत है वो किसी ऐसी संस्था या विश्वसनीय संस्था में जमा कराई जाए जिस संस्था में ब्याज दर अधिक हो। तो जो बचत है उसके विनियोजन के मुख्य साधन इस प्रकार है। पहला क्या है, बैंक। बैंक धन विनियोग के संस्थान है। ये अपने ग्राहकों के धन को सुरक्षित रखते हैं, लेन देन को सरल बनाते हैं। तो जो बचत विनियोजन है या बचत को सुरक्षित रखने का जो साधन है विश्वसनीय, वो कौन सा है, पहला है बैंक। दूसरा है डाकखाना। प्रत्येक डाकखाना बचत बैंक का कार्य करता है। डाकखाने में कोई भी व्यक्ति अपने नाम पर तथा उन नाबालिग बच्चे के नाम पर जिसका वह संरक्षक है बचत बैंक में खाता खोल सकता है। तीसरा कौन सा है, जीवन बीमा। बीमा योजना, तो पारिवारिक बचत का एक उत्तम साधन बीमा योजना भी है। यह योजना संबंधित व्यक्ति को अनिवार्य तथा नियमित रूप से बचत करने के लिए प्रेरित कर सकती है। चौथी है सार्वजनिक भविष्य निधि योजना। कौन सी है, सार्वजनिक भविष्य निधि योजना। पारिवारिक बचत के विनियोग की एक अन्य योजना भी उपलब्ध है जिसे भविष्य निधि योजना के नाम से जाना जाता है। इस योजना को कोई भी व्यक्ति अपना सकता है, भले ही वह वेतन भोगी हो। तो जो सार्वजनिक भविष्य निधि योजना है उसका जो लाभ है वो सभी व्यक्ति उठा सकते हैं, चाहे वो सरकारी नौकरी करता हो व्यक्ति या प्राइवेट जॉब करता है। तो सभी जो व्यक्ति होते हैं वो सार्वजनिक भविष्य निधि जो योजना होती है उसका जो लाभ है वो उठा सकते हैं। अगली है भविष्य निधि योजना। कौन सी है, भविष्य निधि योजना। यह सरकारी नौकरी करने वाले व्यक्तियों की अनिवार्य योजना है। इस योजना के अंतर्गत वेतन में से प्रतिमाह एक निश्चित धनराशि भविष्य निधि में जमा की जाती है। अगली कौन सी है, भविष्य निधि योजना। तो जो भविष्य निधि योजना होती है वो किसके लिए होती है, वो केवल जो सरकारी कर्मचारी होते हैं उनके लिए होती है। और उनमें उनके वेतन से क्या होता है, प्रतिमाह एक निश्चित जो धनराशि है भविष्य के लिए जमा करा ली जाती है। और जो सार्वजनिक भविष्य निधि योजना होती है वो सभी के लिए होती है। कोई भी व्यक्ति इस योजना का जो लाभ है वो उठा सकता है, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो या ना हो। कोई भी व्यक्ति इस योजना के अंतर्गत जो लाभ है वो उठा सकता है। और भविष्य निधि योजना केवल जो सरकारी कर्मचारी होते हैं उनके लिए ही होती है। तो 2 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं और लास्ट क्वेश्चन आप लोगों का इस मॉडल पेपर का बचा हुआ है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन कौन सा है, लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन आप लोगों का है प्राकृतिक श्वसन क्रिया क्या है, जो कृत्रिम श्वसन क्रिया है इसमें अंतर क्या है। तो ये जो क्वेश्चन है लास्ट इस मॉडल पेपर का बचा है। इस क्वेश्चन को करने के बाद आप लोग का ये जो मॉडल पेपर है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें से 2 क्वेश्चन जो है आज हम लोगों ने किए हैं अभी तक। पारिवारिक बचत से आप क्या समझते हैं, किन साधनों द्वारा बचत को सुरक्षित रखा जा सकता है, किसी एक साधन का वर्णन कीजिए, ये भी कंप्लीट कर लिया है। जल का संगठन क्या है, जल को शुद्ध करने के उपाय बताइए, इसको भी कर लिया। इसके पहले के भी हम लोगों ने 2 क्वेश्चन है वो कर लिए थे। तो टोटल आप लोगों को दीर्घोत्तरी 3 क्वेश्चन करने होते पेपर में। और आप लोगों को वहाँ पर ऑप्शन में एक क्वेश्चन में 2 दिए होंगे और दूसरे में भी 2, लेकिन जो लास्ट वाला होगा वो एक ही रहता अथवा करके उसमें नहीं रहता। तो टोटल आप लोगों को 5 क्वेश्चन जो है वहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो 2 क्वेश्चन में ऑप्शन रहेगा कि किसी 2 में से एक करना होगा, लेकिन जो लास्ट वाला 34 नंबर का क्वेश्चन है इसमें वहाँ पर केवल एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं दिया जाएगा कि इसके अलावा कोई कर सकते हैं। 34 में जो दिया है वही करना पड़ेगा। तो प्राकृतिक श्वसन क्रिया क्या है, प्राकृतिक एवं कृत्रिम श्वसन क्रिया में क्या अंतर है, ये क्वेश्चन लास्ट है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं।
पहले समझते हैं कि प्राकृतिक श्वसन होता क्या है। प्राकृतिक श्वसन क्या होता है इसको समझते हैं, उसके बाद ये भी समझ लेंगे कृत्रिम श्वसन क्या होता है, उसके बाद जो अंतर है उसको हम लोग बाद में समझेंगे। पहले समझते हैं प्राकृतिक श्वसन क्या होता है। श्वसन की क्रियाएं सामान्य रूप से प्रत्येक जीवित शरीर में स्वतः ही होती रहती हैं। इधर वायुमंडल में भी अनेक क्रियाओं के कारण ऑक्सीजन की एक निश्चित मात्रा विद्यमान रहती है। इस प्रकार प्रत्येक मनुष्य को सामान्य अवस्था में पूरी तरह शुद्ध वायु तथा उसमें उपस्थित ऑक्सीजन मिलती ही रहती है। उसके द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों की सक्रियता के कारण ऑक्सीजन की जो आवश्यकता श्वसन के लिए होती है वह सामान्य रूप से पूरी होती रहती है। श्वसन क्रिया के अंतर्गत दो उपक्रियाएं होती हैं जिन्हें प्राश्वसन तथा निश्वसन कहते हैं। तो श्वसन क्रिया के अंतर्गत दो उपक्रियाएं होती हैं जिन क्रियाओं को क्या कहते हैं, प्राश्वसन तथा निश्वसन। और प्राश्वसन क्या होता है, सांस ग्रहण करना, मतलब जो सांस लेने की प्रक्रिया है वो प्राश्वसन कहलाती है और जो सांस छोड़ने की प्रक्रिया है वो निश्वसन कहलाती है। ये दो क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में काफी बार आए हुए हैं कि प्राश्वसन क्या होता है या निश्वसन किसे कहते हैं। तो व्यक्ति द्वारा जो सांस लेने की प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है, प्राश्वसन कहलाती है। और सांस को छोड़ने की जो प्रक्रिया होती है वो निश्वसन कहलाती है। प्राश्वसन द्वारा वायु फेफड़ों में भरी जाती है और निश्वसन के द्वारा यह निकाल दी जाती है। इस क्रिया में शरीर की विभिन्न पेशियां जैसे तंतुपट के रूप में वक्षीय गुहा बनाने वाली पेशियां और पसलियों को फैलाने वाली पेशियां आदि स्वतः ही नियंत्रित रूप में कार्य करती हैं। आवश्यकता अनुसार इन क्रियाओं को चलाने के लिए एक जोड़ा श्वास नियंत्रण केंद्र होता है जिससे इनके चलते रहने में व्यवधान उत्पन्न नहीं होता है। ये अनैच्छिक क्रिया है। और श्वसन कैसी क्रिया है, एक प्रकार की श्वसन एक प्रकार की अनैच्छिक क्रिया है। किसी विशेष परिस्थिति में अल्प अवधि के लिए श्वसन को ऐच्छिक बनाया जा सकता है परंतु वह पुनः अपने स्वाभाविक अर्थात ऐच्छिक अनैच्छिक क्रिया वाले रूप को धारण कर लेता है। इस प्रकार निरंतर अनैच्छिक रूप से चलने वाली श्वसन क्रिया को ही प्राकृतिक श्वसन कहा जाता है। तो अनैच्छिक रूप से जो श्वसन की प्रक्रिया चलती है वो प्रक्रिया कौन सी कहलाती है, उसी प्रक्रिया को प्राकृतिक श्वसन कहा जाता है। और जब प्राकृतिक श्वसन किसी कारणवश किसी घटना के कारण बाधित हो जाता है तो उसके परिणाम स्वरूप जो कुछ समय के लिए श्वसन कृत्रिम रूप से जो सांस दी जाती है वो प्रक्रिया कृत्रिम श्वसन कहलाती है। तो प्राकृतिक श्वसन क्या होता है, अनैच्छिक क्रिया है। किसी विशेष परिधि में अल्प अवधि के लिए श्वसन को ऐच्छिक बनाया जा सकता है। मतलब जब जो प्राकृतिक श्वसन होता है वो बाधित हो जाता है, वो उस समय क्या होता है, कुछ समय के लिए जब विशेष अवधि में विशेष परिस्थिति में अल्प अवधि के लिए श्वसन को जब ऐच्छिक बनाया जाता है तो वो जो श्वसन होता है वो कृत्रिम होता है परंतु वह पुनः अपने स्वाभाविक अर्थात अनैच्छिक क्रिया वाले रूप को ग्रहण कर लेता है। वो कुछ समय के लिए होता है, कुछ समय के बाद जब व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है तो वो पुनः अपना जो अनैच्छिक श्वसन क्रिया है वो उसको ग्रहण करने लगता है। इस प्रकार निरंतर अनैच्छिक रूप से चलने वाली जो श्वसन प्रक्रिया है उसी को ही प्राकृतिक श्वसन कहा जाता है। प्राकृतिक श्वसन समझ लिया, अब कृत्रिम भी समझ लेते हैं कि कृत्रिम श्वसन क्या होता है। वायु के बिना मानव जीवन की कल्पना करना संभव नहीं। आघात या अन्य किसी कारण से जब प्राकृतिक श्वसन रुक जाता है तो ऐसी स्थिति में तुरंत कृत्रिम श्वसन प्रारंभ करके रोगी को बचाया जा सकता है। मतलब जो कृत्रिम श्वसन है कब दिया जाता है, जब जो प्राकृतिक श्वसन की क्रिया है किसी आघात या किसी अन्य कारण से बाधित हो जाती है या प्राकृतिक श्वसन किसी कारण से रुक जाता है तो उस अवस्था में उस परिस्थिति में रोगी व्यक्ति को बचाने के लिए जो है कृत्रिम जो श्वसन है वो प्रारंभ किया जाता है। इस कारण की स्थिति प्रायः डूबने और जो ये जो परिस्थिति है वो कब उत्पन्न होती है, जब व्यक्ति पानी में डूब जाए या फिर उसे सदमा लग जाए या फिर विद्युत से आघात लगे या फिर फांसी देने पर या फिर विषैली गैसों से दम घुटने से अथवा औषधि का अधिक मात्रा में सेवन करने से उत्पन्न होती है। तो जो कृत्रिम श्वसन की जो जो स्थिति है वो कब उत्पन्न होगी, या तो व्यक्ति पानी में डूब गया हो या जो है उसे किसी प्रकार का जो सदमा है वो लगा हो या उसे जो विद्युत आघात है वो लग गया हो या फिर फांसी दी गई हो या फिर विषैली गैसों से उसका दम घुट गया हो या फिर जो किसी दवाई का उसने अधिक मात्रा में सेवन कर लिया हो। तो ऐसी परिस्थिति में कृत्रिम श्वसन की जो आवश्यकता है वो होती है। ऐसी परिस्थिति में डॉक्टरी सहायता प्राप्त करने हेतु होने तथा शीघ्र रोगी को कृत्रिम श्वास दिया जाता है। ऑक्सीजन के अभाव में शरीर के तंतु निष्क्रिय होने लगते हैं। तंत्रिका ऊतक तथा हृदय भी ऑक्सीजन के अभाव में कुछ मिनट
कुछ मिनट तक सक्रिय रहते हैं। हृदय का स्पंदन बंद हो जाने के पश्चात कृत्रिम श्वसन देने से कोई लाभ नहीं होता, अतः कृत्रिम श्वसन तुरंत दिया जाता है। तो कृत्रिम श्वसन क्या होता है? जो श्वसन की प्रक्रिया है उसको जारी रखने के लिए तथा रोगी व्यक्ति की जो जान है उसको बचाने के लिए कृत्रिम श्वसन कुछ समय के लिए दिया जाता है। आप समझते हैं कि प्राकृतिक तथा कृत्रिम श्वसन क्रिया में अंतर क्या है। श्वसन क्रिया दो रूप में हो सकती है, प्राकृतिक श्वसन तथा कृत्रिम श्वसन। तो जो श्वसन की प्रक्रिया है वह कितने रूप में होती है? दो। एक तो प्राकृतिक होती है, दूसरी कृत्रिम होती है। प्राकृतिक श्वसन क्रिया शरीर की एक स्वाभाविक अनिवार्य क्रिया है, जबकि कृत्रिम श्वसन क्रिया केवल कुछ आपातकालीन परिस्थिति में साप्रयास चलाई जाती है। जो कृत्रिम श्वसन की क्रिया है वो केवल कुछ परिस्थितियों में और आपातकालीन जो परिस्थितियां होती हैं उनमें चलाई जाती है। श्वसन क्रिया के इन दोनों रूपों में पाए जाने वाले अंतर को निम्न वर्णित तालिका द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। तो अब हम लोग जो अंतर है उसको देखते हैं। प्राकृतिक और कृत्रिम श्वसन में अंतर क्या है? प्राकृतिक और कृत्रिम श्वसन में अंतर। प्राकृतिक श्वसन क्या होता है, कृत्रिम क्या होता है, इसको पॉइंट वाइज हम लोग यहाँ पर समझते हैं। यह क्रिया सदैव तथा प्रतिक्षण होती रहती है। प्राकृतिक श्वसन क्या होता है? बिना किसी बाधा के सदैव और प्रतिक्षण होती रहती है। कृत्रिम, यह क्रिया प्राकृतिक श्वसन में विघ्न पड़ने पर ही की जाती है। जो कृत्रिम श्वसन की क्रिया होती है, जब प्राकृतिक श्वसन जो है बाधित हो जाता है तब जो है कृत्रिम श्वसन की जो क्रिया है वो दी जाती है। प्राकृतिक यह स्वतः एक अनैच्छिक क्रिया के रूप में होते हैं। जो प्राकृतिक श्वसन होता है वो एक प्रकार की अनैच्छिक प्रक्रिया है। कृत्रिम श्वसन यह आवश्यकता पड़ने पर दूसरे व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करती है। मतलब जब तक जो डॉक्टर होता है या जो पेशेंट होता है प्राकृतिक श्वसन लेने की स्थिति में नहीं आता है, तब तक उसे जो डॉक्टर होता है उसकी इच्छा के अनुसार जो है कृत्रिम श्वसन दिया जाता है। प्राकृतिक श्वसन यह स्वयं की पसलियों तथा तंतु पट की क्रिया पर निर्भर करती है और व्यक्ति की स्वयं की मांसपेशियों द्वारा संपादित होने वाली क्रिया है। जो प्राकृतिक श्वसन है वो व्यक्ति की स्वयं की जो मांसपेशियां हैं उनके द्वारा संपादित होने वाली क्रिया है। कृत्रिम श्वसन यह सदैव अन्य व्यक्तियों के द्वारा कराई जाने वाली क्रिया है तथा दूसरे व्यक्तियों को इसमें श्रम करना पड़ता है, उन्हीं के द्वारा यह क्रिया संपादित होती है। जब कृत्रिम श्वसन होता है तो उसमें अन्य व्यक्तियों को भी श्रम करना पड़ता है, तब जाकर के जो व्यक्ति होता है उसका जो श्वसन प्रक्रिया है वो हो सकती है। प्राकृतिक यह एक ही विधि के द्वारा होने वाली प्रक्रिया, और वो कौन सी विधि है? अनैच्छिक जो प्रक्रिया है वो होती है और उसमें जो व्यक्ति होता है उसकी मांसपेशियों द्वारा श्वसन की जो प्रक्रिया होती है पसलियों द्वारा तंतुपट की क्रिया पर निर्भर करती है। कृत्रिम श्वसन या स्थिति के अनुसार अलग अलग विधियों से की जाने वाली क्रिया है। तो जो प्राकृतिक श्वसन है, कृत्रिम श्वसन है, इसमें अंतर भी हम लोगों ने देख लिया। आप लोगों का जो मॉडल पेपर है आज कंप्लीट हो गया है। पूरा मॉडल पेपर हम लोगों ने एक एक क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। इसी प्रकार का जो मॉडल पेपर है आप लोगों को बोर्ड पेपर में, बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा और इतने ही क्वेश्चन आएंगे। मतलब जितने क्वेश्चन आप लोगों ने मॉडल पेपर में किए हैं इतने ही आएंगे। हो सकता है इस पेपर से बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिले, क्योंकि इंपॉर्टेंट पेपर है और ऐसे ही मॉडल पेपर एग्जाम तक हम लोग करेंगे। और उसके बाद बीच में हम लोग यूनिट वाइज जो एमसीक्यू क्वेश्चन है वो भी करेंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी करेंगे। तो ऐसे ही आप लोगों को जो कंटिन्यू क्लासेस हैं वो मिलती रहेंगी। तो गाइस आप लोगों को क्लास कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी लोगों तक जो क्लासेस हैं वो पहुँचे और जो भी छात्र हैं जिनका एग्ज़ाम है उनको लाभ हो और साथ ही उनके जो एग्ज़ाम में नंबर है वो बहुत अच्छे आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।